मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस सर। ठीक है, चलिए परफेक्ट, बढ़िया। एक मिनट रुकिए सब। चलिए, बोर्ड सबको क्लियरली विजिबल है? चलिए बेटा, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था उसमें से एक मिनट रुकिए, ब्लिंक कर रहा होगा शायद। लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था उसमें से बताइए, कुछ पूछना है किसी को? कोई डाउट है? सर एक बार एवोगाड्रो लॉ एक बार सर वहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए सर, समझ में नहीं आया था। अच्छा, एवोगाड्रो लॉ बेटा क्या समझ में नहीं आया था? वो गे लुसाक वाले के साथ में एक जैसा लगता है, सर ठीक मतलब है। कि अगर उसमें हम्म। हाँ बोलो। सर अगर तो किसी का अगर उसको अगर वाई ले लें, जैसे कि अगर वो 50 ग्राम है तो 100 ग्राम से हाँ, वो मतलब कि हो जाएगा। क्या 50 ग्राम 100 ग्राम है तो? अगर सर कोई कंपाउंड है सर, वो 50 ग्राम दिया हुआ है, उसमें हम लोग अगर हाँ, वाई लाइट कर, अगर कोई कंपाउंड मतलब कि वैसा ही अगर वो 100 ग्राम है तो उसे वो 2 वाई हो जाएगा सर, ये सब कुछ था उसमें। एक मिनट यार, मान लो कोई कंपोनेंट हमारे पास 50 ग्राम है। ओह, एक मिनट रुकिए रुकिए। हाँ, मान लीजिए कोई कंपोनेंट हमारे पास 50 ग्राम है तो तो फिर उसको हमने वायलेट कर लिया। हाँ, वायलेट कर लिया। उसके बाद फिर हमने दूसरा कंपाउंड लिया 100 ग्राम। हाँ दोनों गैस है, तो फिर सर वो 2 हाँ वाई हो हाँ, जाएगा। नहीं ऐसा थोड़ी कहा था उसने। उसने तो फिर क्या वॉल्यूम के क्या था? साथ वॉल्यूम के साथ रिलेट किया था। ये सर ये तो बता। हाँ, तो आप मास के साथ क्यों रिलेट कर रहे हो? नहीं सर, मैंने कंपाउंड बोला, मैंने मास तो बोला ही नहीं। अच्छा ठीक है, फिर कंपाउंड अगर कोई है, ठीक है, अगर आपने उसका एक वी वॉल्यूम कंसीडर किया है, ठीक है, वो भी गैस होना चाहिए। और गैस अगर नहीं, सपोज आपने किसी एक गैसेस वॉल्यूम का वी वॉल्यूम कंसीडर किया है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके जितने आ रहे हैं, ठीक, आपने वही गैस अगर 2v वॉल्यूम का लिया है तो उसमें जो नंबर ऑफ गैस के आएंगे वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स होंगे पहले वाले के। ओके सर। ठीक है, वो नंबर से डील करता है कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बात करता है। ओके। ठीक, ठीक है, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस ऐसे कुछ लिखा होगा अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ पी एंड टी। ठीक है, यस सर, ओके सर, थैंक यू। चलिए अब हम आते हैं आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक मिनट चलिए, एक मिनट रुकिएगा।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हेलो सर। हेलो सर, आपने अभी कुछ पढ़ा दिया है क्या? नहीं बेटा अभी कुछ नहीं पढ़ा है। सर मैं ये गेल-ल्यूजैक्स लॉ एक बार वो इसकी जो आपने वो लाइनें लिखवाई थी सर, उसे एक बार वो एक्सप्लेनेशन दे देना। इसमें लिखा है that gases combine in simple ratio to their volumes। सर आपकी वॉइस बहुत बिल्कुल सर साफ नहीं आ रही है, बहुत धीमी आ रही है, बहुत कम आ रही है सर। बहुत स्लो आ रही है। ठीक है अब क्लियर आ रही है? धीमी है बहुत। चलो धीमे आ रही है। चलिए अब आवाज क्लियर आ रही है सबको? जैसे लेकिन थोड़ी सी धीमी है, अगर आप तेज कर सकते तो जाएगा। अभी भी स्लो आ रही है। सेम माइक से आवाज क्लियर थी। अभी क्लियर आ रही है? यस सर। चलिए ठीक है। देखिए आपका गेल-ल्यूसॉक लॉ क्या कहता है कि वो भी गैस के साथ आपका डील करता है। ठीक है, गेल-ल्यूसॉक लॉ में डेफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ था। Gases combine in simple ratio to their volumes to form products. If the product form are also a gas, it will bear the simple volume ratio with the reactant gases. बेटा तो PV equal to nRT के साथ मैंने एक रिलेशन पढ़ाया था कि PV equal to nRT अगर आप लिखते हैं, ठीक है, दैट मींस अगर आपका P और T कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मींस V1 अपॉन V2 की वैल्यू जो होती है वो N1 अपॉन N2 के बराबर है। ठीक है, अगर आप सपोज कोई रिएक्शन करा रहे हैं N2 + 3H2 सारे गैस फॉर्म में फॉर्म क्या कर रहा है 2NH3। ठीक, इसके मोल्स का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा 1:3। ये लॉ ये कहता है कि जो इनके मोल्स के नंबर का रेशियो आता है सिंपल रेशियो वही इसके वॉल्यूम का भी रेशियो आता है। तो वॉल्यूम का भी अगर आप रेशियो लेंगे तो क्या आएगा 1:3। अगर आपका प्रेशर अभी भी तो पुराना रजिस्टर यूज कर रही जब नया आ जाए। माइक म्यूट करो सब लोग। अब जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है पहले वो लिखना पड़ेगा ना, हम बीच में से कैसे माइक म्यूट कीजिए सभी लोग। बच्चे ठीक है चलिए अब आप आते हैं एम्पिरिकल में मॉलिक्यूलर फार्मूला पे।
चलिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, बस डेफिनेशन लिख लीजिएगा सब लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला का। The simplest formula, the simplest formula of compound which gives the simplest ratio, which gives the simplest ratio of number of atoms in a molecule or compound. ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखिएगा। The simplest formula of compound which gives the actual number of atoms, the actual number of atoms in a molecule or compound. एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कौन सा है, C6H12O6, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, ये का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसके जो एटम्स का अगर आप रेशियो ले लें, मतलब कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6 है, ठीक है, तो इसमें अगर एक कोई नंबर आप कॉमन ले लीजिए जैसे सभी में प्रेजेंट हो, तो मैं वो नंबर आपको मैक्सिमम वाला लेना है। ठीक है, जैसे 6, 12 और 6, इसमें कौन सा नंबर कॉमन है, 6 कॉमन है, आप 6 को बाहर ले लीजिए, या फिर आप ऐसे कीजिए, रेशियो निकालिए 6:12 रेशियो 6, आप इसको डिवाइड कीजिए तो 1:1, यानी 1:2:1 आना चाहिए। मतलब कार्बन आपके पास एक, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 2, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 1, यानी फॉर्मूला क्या बनता है CH2O। ये आपका क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिलेट करने के लिए। इसके अलावा क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपके पास एक फॉर्मूला आता है
CH3COOH। चलो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। और एक आपके पास है ब्यूटेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला, बताइए क्या आएगा। N2O4 का एम्पिरिकल फॉर्मूला, यूरिया का एम्पिरिकल फॉर्मूला, यूरिया का फॉर्मूला सबको पता है NH2CONH2। इन चारों के आप एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, लिख लिया सबने आई थिंक। चलिए पहला आते हैं CH3COOH वाले पे। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालिए। कार्बन टोटल एटम कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन कितने हैं 4। ये मैंने C लिखा, ये O लिखा और ये H लिखा। यानी इसका रेशियो अगर निकालो तो क्या आएगा 1:2 का। मतलब कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। यानी फॉर्मूला क्या है CH2O, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, ब्यूटेन का आपका फॉर्मूला क्या होता है C4H10। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। यानी 4 और 10 का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा 2:5। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है C2H5। N2O4 का रेशियो निकालेंगे 2:4, यानी कितना है 1:2। यानी फॉर्मूला क्या बना NO2। इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1। यानी इसमें आप कोई भी कॉमन नंबर का रेशियो नहीं निकाल सकते। रेशियो 2:4:1:1 ही आएगा। यानी इसका फॉर्मूला क्या बनेगा N2H4CO। जो फॉर्मूला था वही होगा। ठीक है, हो गया सबका, नोट कर लिया, आगे चले। ठीक है, चलिए। चलिए अब आपका आते हैं नेक्स्ट वाले पे। बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशन क्या था। देखिए हमारे पास क्या था कि CH2O एक हमने सपोज एम्पिरिकल फार्मूला निकाला, जैसे ग्लूकोज का निकाला था C6H12O6 का हमने एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकाला, ये इसका बेस को हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। या फिर ऐसे कह लीजिए कि इसको दूसरी टाइप से ऐसे लिखा होता है n ×
CH2O। n क्या नंबर ऑफ एटम्स जो आपको n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ हो सकता है, 0 नहीं होगा बस। ठीक है, n की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 एनी टाइप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल है। ठीक है, तो n से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सीसी क्रिस्टल फॉर्मूला निकल जाएगा। n की वैल्यू यहाँ क्या रखनी पड़ेगी, 6। अब ये n कैसे निकलता है, n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। ठीक है, या फिर ऐसे कह लीजिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो वेट आता है, मास लिखे जा रहा है, वेट भी लिख सकते हैं, मास भी लिख सकते हैं, दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपका n निकल आएगा। चलिए करके देखते हैं। ग्लूकोज के लिए जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो कितना आता है, 72 96 180 के समथिंग आता है शायद, 180। हाँ 180 के समथिंग आता है। और एम्पिरिकल मास अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आपका CH2O। ठीक है, तो उसका अगर निकालेंगे तो कितना होता है, 30 डिवाइड कीजिए कितना आया, 6। ठीक है, यही तो हमें चाहिए था। अब n की वैल्यू 6 पुट कीजिए, आपका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन इस टाइप से नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग मिलेगा। क्वेश्चन पे आते हैं हम आपके पर्टिकुलरली। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स an organic compound contains 60% carbon and 8% hydrogen. Calculate its empirical formula. ठीक है, अब देखिए, अब हम मान लेते हैं किसी मॉलिक्यूल का कि 100% वो सारा का सारा एटम था। जब आपको इस टाइप से दिखेगा तो 100% कभी पूरा नहीं हो रहा है, 60% कार्बन हुआ, 8% हाइड्रोजन हुआ, तो बाकी परसेंट कुछ और भी तो रहा होगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कौन पे, जो आपको देखिए दो चीजें आएंगी। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता है, ठीक है, दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर की। अच्छा, वो आपसे वो हाइड्रोकार्बन कहेगा, ठीक है, दैट मीन्स आपसे सिर्फ सी और एच की बात कर रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और सल्फर अगर गिवन होगा कुछ अमाउंट, तो ये आपको गिवन किया होगा। ठीक है, अगर नाइट्रोजन सल्फर अगर आपका प्रेजेंट होगा तो आपको दिया होगा। अगर ऑक्सीजन होगा तो वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो आपको लिखा गया एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 60% कार्बन एंड 8% हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला का हुआ है, यानी दैट मींस नाइट्रोजन और सल्फर का परसेंटेज अगर होता तो हमारे पास परसेंटेज गिवन होता। ठीक है, हमें अभी क्या दिया हुआ है कि बाकी एक आइटम हमारा मिसिंग है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो दिया लेकिन एक आइटम मिसिंग है। कार्बन हमें गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, या दैट मींस ऑक्सीजन हमारा मिसिंग है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर आप लिखोगे तो किसके बराबर आएगा, 60% कार्बन, 8% हाइड्रोजन, टोटल कितना परसेंट हुआ, 32% ऑक्सीजन। ठीक है, अब चलिए अब निकालने का तरीका सीखते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट मेंशन करते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट कौन सा है,
कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबका हम परसेंटेज लिखते हैं। कार्बन कितना है 60% है, हाइड्रोजन कितना है 8% है, ऑक्सीजन कितना है आपका 32% है। फिर सबका आप एटॉमिक वेट लिखिए 12, 1 और 16। ठीक है, एटॉमिक वेट लिखने के बाद में आप इसका एक सिंपल रेशियो फाइंड आउट कीजिए। सिंपल रेशियो कैसे आता है, जो आपका परसेंटेज फॉर्म है उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो परसेंटेज फॉर्म कितना है 60, एटॉमिक वेट कितना है 12, यानी 60 डिवाइडेड बाय 12, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5। 8 ये 1, इसको 8:1 करेंगे तो कितना आएगा आपका 8। 32 डिवाइडेड बाय 16 कितना आएगा आपका 2। ठीक है, अब सारे के सारे आपके इंटीजर फॉर्म में है। अब आप देखिए, आप यहां से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं सारे स्टेप कंप्लीट बता रहा हूं। आपका सिंपल रेशियो आने के बाद में एक और रेशियो निकालते हैं, होल नंबर रेशियो। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो आपका मिनिमम नंबर होता है उससे सभी को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो मिनिमम नंबर होता है उससे सभी को डिवाइड कीजिए। 5 को 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 2.5। 8 को 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 4, और 2 को 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 1। ठीक है, अगर आपको तीनों में कोई भी एक पॉइंट की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तीनों में कोई भी एक पॉइंट की फॉर्म में आता है इस तीनों वैल्यू में, तो सबसे पहले आप उस पॉइंट को कंप्लीट इंटीजर में कन्वर्ट कीजिए। तो आपका ये 2.5 पॉइंट में है, ये 4 कंप्लीट इंटीजर है, 1 क्या है कंप्लीट इंटीजर है। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबको ही 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा 5, 8 और 2। इसलिए मैं कहता आप यहां से भी छोड़ सकते हो, इससे आगे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप टोटली सारे के सारे इंटीजर आ जाए तो। ठीक है, यानी कार्बन कितना प्रेजेंट है हमारे पास 5, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है 8 और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है 2। ये आपका क्या हुआ एम्पिरिकल फॉर्म। फिर आपने लास्ट में मल्टीप्लाई क्यों किया, उसको वापस रिपीट कर देंगे? बेटा ये नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ जो पॉइंट में वैल्यू आई है ना, ये जो भी वैल्यू आई है ये नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ एटम कोई पॉइंट में नहीं आएगा। हाँ, बशर्ते अगर इस टाइप से कैलकुलेशन कुछ बन रही हो कि 6.46 है तो आप इसके अप्रोक्सीमेट 6.5 लिख सकते हैं, या 6.41 बन रहा है 42 बन रहा है तब भी आप इसको 6.5 लिख सकते हो। 6.88 बन रहा है तो आप उसके अप्रोक्सीमेट 7 लिख सकते हो। 6.96 बन रहा है तो अप्रोक्सीमेट 7 लिख सकते हो। अगर ऐसा से अप्रोक्सीमेशन है तो चल जाएगा, लेकिन अगर प्योर बढ़िया वैल्यू आ रही है जैसे 2.5 आई है 2 पॉइंट समथिंग है तो आप इसको एक किसी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि एटम जो होता है वो पॉइंट पे नहीं आते, वो या तो अकेला आएगा, मतलब या तो कंप्लीट आएगा या तो कुछ नहीं आएगा। सर सर जरूरी है सर 2 से मल्टीप्लाई कराएं? बट आपको मिनिमम एक छोटी वैल्यू इंटीजर की लेनी होती है। देखिए मैं समझ रहा हूँ आप 4 से करोगे तब इंटीजर आ जाएगा, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला में जितना मिनिमम नंबर रख सकते हो आप उतना। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नोट कर लिया सबने? बढ़िया, अगला क्वेश्चन लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 7.3 ग्राम एन 7.3 ग्राम of an organic compound contain 3.6 gram carbon सर ये 5.1 ग्राम क्या है सर? वो 1.5 ग्राम क्या है? नाइट्रोजन रहेगा नाइट्रोजन है उसमें बस डेटाबेस दूसरा बनाया है, मतलब आईएनएस फाइल में हमने चेंज कर दिया और वो राइट करा के देख दिया डेटाबेस की डिटेल्स से क्या है। ओके आंसर आ गया सबका चलिए सॉल्व करते हैं और उसी एचसीएल की सर्वर पर है वो उसको 2014 के C3H7NO4 C3H7NO सेम पर ही था पहले दोनों एक ही टेस्ट और प्रोडक्शन दोनों ये बेटा डेटाबेस कोई कुछ पूछ रहा है कुछ किसी का डाउट है कुछ एक मिनट रुकिए हाँ जी बताइए आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी ना इसलिए पता नहीं चला दोनों जो है ना पहले जो डेटाबेस बना हुआ था उनका टेस्ट वाला उसके किसी एक डेटाबेस को क्रिएट कर दिया जिसमें तो माइक जिसका अनम्यूट है पहले म्यूट करो मुझे ऐसा डाउट पूछ रहा है कोई माइक म्यूट करो पहले टेस्ट वाले से भी चल रहा था।
चलिए आपको क्वेश्चन दो मेथड से हम कर सकते हैं। सबसे पहले परसेंटेज मेथड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड आपका ये कि हम हर किसी का परसेंटेज फॉर्म निकाल लें, ठीक है। दूसरा मेथड जब मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा तो ठीक है, अदरवाइज पहला मेथड बेस्ट है, वो सबसे सिंपल भी और आराम से हो भी जाता है। पहला मेथड ये है कि हम परसेंटेज निकाल लें। परसेंटेज निकालो 3.6 डिवाइडेड बाय 7.3 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 50% के आसपास आएगा, 51% के समथिंग। अगर आप हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालिए, क्या है कार्बन, अगर आप हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालोगे तो कितना दिया है 0.7 ग्राम डिवाइडेड बाय 7.3 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, तो आप इसको निकालो 70/73, ऑलमोस्ट 1% के अप्रोक्सीमेट आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो 1.5 डिवाइडेड बाय 7.3 मल्टीप्लाई बाय 100, सही निकाल रहे हैं कुछ, हाइड्रोजन को गलती कर दी, 70 डिवाइडेड बाय 7.3 10% के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अब इसको अगर आप निकालोगे 360 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, वो सही आया 15 चौके 60 15 पचे 75, इनको 20% के अप्रोक्सीमेट किया गया बस। ये आपका क्या हुआ नाइट्रोजन, बचा हुआ क्या ऑक्सीजन, तो आप इसको 3.6 प्लस 0.7 4.3 4.3 प्लस 1.5 5.8, हमें क्या चाहिए 7.3, यानी हमारे पास ऑक्सीजन कितना है 1.5 डिवाइडेड बाय 7.3 मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल जोड़ ले कितना है 51 20 71 तो 81 है 19%, तो 19.5 दोनों ऊपर कर देते हैं। इसको 20% कर दो और 20 10 30 और 51 81 ये 19%, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, ठीक है, और इतना फिजिकल केमिस्ट्री में इतना चलता है। ये मैं सोच रहा कि बैंक का पेपर नहीं दे रहा कि परसेंटेज की वैल्यू के रेट आनी चाहिए, इतना काम करके चल जाता है, हमें क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए बस हमारा। अब आप इससे एलिमेंट का रेशियो निकालिए तो 51 डिवाइड, अब आप एटम लिखिए, कार्बन है आपके पास, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन को आप लिखेंगे कितना आएगा 51% आपने दिया है, हाइड्रोजन को अगर आप लिखेंगे तो 50 कर दो, अच्छा रहेगा, ये आपका 19 ये आपका 20 हो गया, अब बढ़िया बढ़िया वैल्यू चलेगी। 50% आपका ये हो गया, हाइड्रोजन 10% हो गया, नाइट्रोजन 20% हो गया, ऑक्सीजन कितना है 20% हो गया। सबको इसके मोलर मास से डिवाइड करो तो 50/12 10/1 20/14 और 20/16, ठीक है। इसको डिवाइड किया 25 6 यानी 6 चौके 24 25/6 25/6, ये कितना रहा 10, ये कितना है 2 दाम 20 2 सत्ते 14 यानी 10/7, इसको करोगे तो कितना आएगा 10/8। अब इससे बताइए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 10/8, तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको सबको डिवाइड कर दीजिए उस वैल्यू से, यहाँ तक नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। और छोटा हो जाएगा सर वो 5/4। हाँ हो जाएगा, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया, बाकी डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन न करना भी अच्छा होता है। चलिए नोट कर लिया सबने, ठीक है डन। अब आपको जो यहाँ वैल्यू गिवन है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे डिवाइड करके सॉल्व करें, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका 10/8, 10/8 से सबको डिवाइड कीजिए,
यानी 25/6 को आप 10/8 से डिवाइड करेंगे यानी मल्टीप्लाई बाय 8/10, तो 5 बचे 25, 5 दूना 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 6 यानी 10/3। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 10/8, 10 से 10 करके ये कितना है, 8 आया। अब आते हैं 10/7 डिवाइडेड बाय 10/8, अगर आप करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 8/10, 10 से 10 करके कितना है, 8/7। उसके बाद लास्ट में क्या है, 10/8 यानी वो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब 10/3 को आप पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए, 3.33, यहाँ पे 8 ही रह गया, यहाँ पे 8/7 है, तो 8/7 कुछ कैलकुलेशन की गलत हुई है क्या? is 8.7. Starting on start doing this. I think कहीं कुछ कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो रही है। जब हमने परसेंटेज रेशियो निकाला उसमें कहीं हमने शायद गलती कर दी। फिर हमने अप्रॉक्स किया 20% वो 19.5 है, जैसे उसकी वजह से गड़बड़ हो गई हो। क्या हुआ 20% जो लिखा है? हाँ उसमें वो तो थोड़ा कम था ना, लेकिन सर हमने अप्रॉक्सीमेट करा तो वहाँ पे थोड़ी उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है हमको शायद। हाँ वहाँ पे शायद, क्योंकि वो एग्जैक्ट कुछ वैल्यू आएगी जो 20% वाली है, वहाँ पे कुछ तो वैसे वैल्यू। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा। ठीक है, वो परसेंटेज की फॉर्म निकालने के बाद अगर एग्जैक्ट परसेंटेज निकालोगे तो सही बैठेगा वो। जैसे मेथड फर्स्ट गड़बड़ कर रहा है अप्रोक्सीमेशन। चलिए इसको स्टार लगा के थोड़ा सा गैप पे छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिएगा, मैं इसको एक बार कैलकुलेटर से कर लूंगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सेकंड मेथड से फिर करते हैं इसको, दूसरा मेथड है उससे सॉल्व करते हैं। बेटा इसके नीचे थोड़ा सा सब लोग 2-3 लाइन गैप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेटर से इसको यूज करके देख लूंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे वैल्यू कुछ हो सकता है, कहीं हमारा पॉइंट में मिस्टेक हो रही होगी। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं। आपका सेकेंड मेथड क्या है कि जो आपका ग्राम का रेशियो गिवन है। ठीक है, ग्राम का रेशियो का मतलब सपोज हमारे पास टोटल क्या था 7.3 ग्राम था, इसमें हमारे पास क्या क्या चीज प्रेजेंट थी, 3.6 ग्राम कार्बन है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 0.7 ग्राम, नाइट्रोजन कितना था 1.5 ग्राम और ऑक्सीजन भी कितना था हमारे पास 1.5 ग्राम। ठीक है, अब देखिए जो आपको मास का रेशियो गिवन है, ठीक है बेटा, हम लोग जो 100% वाले के साथ में जो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाया था ना कि हमने 100% कंसीडर करने के बाद में डिवाइड कर जाता है एलिमेंट से, वो बेसिकली होता ये है कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल मास 100 ग्राम का था एम्पिरिकल फॉर्मूले में। ठीक है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि मास परसेंटेज का रेशियो सब में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 7.3 ग्राम था, ठीक है, 7.3 ग्राम को हमने 100% कंसीडर कर लिया, हमारे पास टोटल मास कितना 7.3 ग्राम, इसमें से 3.6 ग्राम हमने कार्बन दे दिया,
ठीक है, इसमें से 0.7 ग्राम हमने हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हमने इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम क्या करें कि अगर इसको परसेंटेज फॉर्म में बिना कन्वर्ट किए, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट ही ना करें, जो आपको मास गिवन है सिर्फ उसी से सीधा नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकाल लें। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला आपका क्या आता है कि एक जैसे CH2O है, दैट मींस सिंपलेस्ट होल नंबर का जो रेशियो आता है वो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आता है। ठीक है, दैट मींस जो आपको मास गिवन है, जैसे 3.6 ग्राम गिवन है, अगर मैं इसके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लूं, एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम आएंगे उनका रेशियो कैलकुलेट कर लूं, हमारा काम हो जाएगा। मतलब मैं परसेंटेज वाले स्टेप को स्किप कर दूं। ठीक है, जैसे हमारे पास 3.6 ग्राम था, इसको 12 से अगर आप डिवाइड कर दीजिए, इसके नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, कितने हैं 0.3 मल्टीप्लाई बाय Na। ये समझ में आया सबको? कार्बन के एटम कितने आएंगे, जो मास गिवन है डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय Na, क्योंकि एक मोल के लिए Na से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी टाइप से 0.7 डिवाइडेड बाय 1, इसके लिए क्या आएगा 0.7। 1.5 डिवाइडेड बाय 14, इसके लिए कितना आएगा 14 और 0.106 के अप्रोक्सीमेट। ये 15 ग्राम है, यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 16 ऑक्सीजन के लिए अगर आप डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा 16 कम 16, 0.1 के अप्रोक्सीमेट ये भी आपका आएगा। ठीक है, दैट मींस हमने मास से उसके नंबर निकाल लिए एटम के, कि हमें कोई मॉलिक्यूल, हमें कुछ कंपाउंड, एक कंपाउंड में बता दें कि कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना है। तो हमने क्या किया, परसेंटेज वाला स्टेप स्किप कर दिया। ठीक है, अच्छा 0.107 आ रहा है, चलो ठीक है बेटा, हमने परसेंटेज वाला स्टेप स्किप कर दिया क्योंकि हमें सीधा मास गिवन कर दिया था। मास अगर नहीं दिया होता तो जो हम परसेंटेज से रेशियो डिवाइड करके निकाल लेते वो एग्जैक्टली हम यही निकाल लेते। ठीक है बेटा, जो हम परसेंटेज से निकाल लेते वो हम एग्जैक्टली ये आपका अमाउंट निकाल लेते। 3.6 ग्राम से लेकर के 12 से हमने डिवाइड किया था, सिंपल नंबर का रेशियो निकाला था, इसलिए मैंने देखिए उसमें लिखा होगा सिंपल रेशियो देन अगेन होल नंबर रेशियो। सिंपल रेशियो आपके ये रहे। ठीक है, अब इसी लिख को आप रेशियो की फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या लिखाएगा, ये 0.3:0.7:0.107:0.1। अगर मैं इस वैल्यू के अप्रोक्सीमेट 0.1 कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, तो रेशियो में अगर आप लिखोगे तो सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट मींस क्या लिखा हुआ 3:7:1:1, यानी फॉर्मूला क्या बना आपका C3H7NO। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको परसेंटेज ही दिया हो तभी आपका पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है। अगर आपको एटम का मास भी दिया हो तो उससे भी एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला जा सकता है। सर पिछले वाले में, सर पिछले वाले मतलब मेथड में H सर 8 आ रहा था, इसमें H7 आ रहा है। अच्छा, H 0.8 लिखाया था, 0.7 लिखाया था। ये तो उसमें सर, उसमें 8 लिखवाया सर, इसमें 7 आ रहा है आपका। बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है एक बार बताना जरा देख करके। क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ दो, मैंने क्वेश्चन हो सकता है गलत नहीं लिखाया था। 7.3 gram of an organic compound contains 3.6 gram of carbon, 0.7 gram of hydrogen, and 0.5 gram of nitrogen, and rest are oxygen. Calculate its empirical formula. हाँ, इसके बाद मैंने हाइड्रोजन के लिए परसेंटेज निकाला होगा। Yes sir. कितना निकाला था? So 1%. तो डिवाइड किससे किया था? 0.7 डिवाइडेड बाय 7.3 किया था। तो 1% से थोड़ा 10% लिखा होगा बेटा, 1 नहीं लिखा होगा। 10% है सर, सॉरी सर। ठीक है, तो कैलकुलेशन हो गई होगी, उसमें मैं एक बार चेक कर लूंगा कि कितना वैल्यूएबल होता है कितना नहीं। ठीक है, अगर मास के फॉर्म में अगर आप गिवन हो तो इस मेथड से आप कर सकते हो, परसेंटेज के फॉर्म में गिवन होगा तो नेक्स्ट उसी मेथड से करना।
ठीक है, डन। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा उसमें सिंपल सा, लिखिए कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड which contains 20% calcium, which contains 20% calcium and 80% bromine by weight, 80% bromine by weight, and if molecular weight of compound is, and if molecular weight of compound is 200, चलिए सॉल्व कीजिए। कैल्शियम का आपको वेट गिवन है 40 और ब्रोमीन का आपको गिवन है 80। कैल्शियम आपका 40 है, ब्रोमीन का आपका एटॉमिक वेट 80 है। सर हमारे पास 80% क्या था, ब्रोमीन? हाँ बेटा, ब्रोमीन Br। CaBr2, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपको कैल्शियम कितने अमाउंट में गिवन है? 20% गिवन है, और ब्रोमीन कितना गिवन है आपको? 80% गिवन है। ठीक है, कैल्शियम को आप डिवाइड कीजिए, 20 डिवाइडेड बाय 40 यानी 1/2, और 80 को डिवाइड कीजिए 80 से, कितना है आपका 1। 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल नंबर क्या आ गया आपका 1, और ये कितना हो गया 2। फॉर्मूला क्या बना आपका? CaBr2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अ कंपाउंड कंटेन, देखिए अ कंपाउंड कंटेन्स N and O, the nitrogen and oxygen, in 7:16 mass ratio. If the vapor density of compound, if the vapor density of compound is 46,
कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए हो गया सॉल्व सबका। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपको मास रेशियो गिवन है 7:16। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आपको नाइट्रोजन का मास कितना गिवन है 7x और ऑक्सीजन का कितना मास गिवन है 16x। ठीक, तो सिंपल ये जैसे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है। आपको जो नाइट्रोजन का मास अगर गिवन है तो टोटल मास में से नाइट्रोजन कितना है 7x और ऑक्सीजन कितना है 16x। इसको आप क्या कीजिए, सिंपली जो इसका एटॉमिक मास उससे डिवाइड कर दिया, 14 से डिवाइड कर दिया, इसको 16 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आपका रेशियो बना x/2, ये क्या बना x/1। ठीक है, यानी ये कितना हुआ आपके पास x/2 और ये कितना हो गया आपके पास x/1। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे दोबारा रेशियो लेंगे तो क्या आएगा आपका 1/2 और 1/1, यानी रेशियो क्या है आपका 1:2 का। बेटा यहाँ तक किसी को दिक्कत है कोई? नाइट्रोजन का आपके पास एक एटम है और ऑक्सीजन का आपके पास 2 एटम है, यानी एम्पिरिकल फार्मूला आपका क्या हुआ NO2। ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला हुआ है। लेकिन सवाल में एम्पिरिकल फार्मूला नहीं पूछा, सवाल में आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर बात करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए आपको वेपर डेंसिटी कितना गिवन है 46। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। 46 आपका वेपर डेंसिटी है, मास ऑफ गैस आपका है पता नहीं, डिवाइड बाय 2 कर दिया, यानी मास ऑफ गैस कितना आया 92। मास ऑफ गैस आपका हुआ 92। ठीक है, अब आपका एम्पिरिकल फार्मूला जो है इसका अगर आप वेट निकालेंगे तो कितना आएगा 14, ये 32 है, टोटल कितना है 46, यानी आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
टोटल मास आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास कितना है 92, एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास कितना है 46, यानी 92 डिवाइडेड बाय 46 करेंगे n की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यानी n इक्वल टू क्या आएगा 92 डिवाइडेड बाय 46 दैट इज इक्वल टू 2, यानी आपका फार्मूला क्या हुआ मॉलिक्यूलर NO2 का होल को हिसाब कीजिए, यानी फार्मूला क्या बना आपका N2O दैट इज आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपसे क्वेश्चन में। बेटा आप एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है। जो भी मेथड आपके पॉसिबल थे, अगर मास की फॉर्म में गिवन है वो भी मैंने बता दिया, परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है वो भी मैंने आपको बता दिया। सर ऐसा हो सकता है ना कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ जाए? हाँ बिल्कुल बेटा पॉसिबल है। अगर आपको ये वेपर डेंसिटी 23 दिया होता है इसका मतलब आपसे वो NO2 पूछना चाह रहा है। ओके। ठीक है, जैसे एक सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पास एक एम्पिरिकल फार्मूला है, सपोज CH2O, मान लीजिए आपके पास CH2O फार्मूला है। अब कोई कहेगा कि सर ये एम्पिरिकल फार्मूला अगर मान लीजिए आ गया, यही हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है, क्या कंपाउंड पॉसिबल है? हाँ बेटा बिल्कुल पॉसिबल है। ये फार्मूला हमने कब निकाला था? जब आपका ग्लूकोज बन रहा था C6H12O6 तब निकाला था। अगर यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट मींस ये कौन सा स्ट्रक्चर है? HC डबल बॉन्ड OH का, HCHO का, जिसको फॉर्मल्डिहाइड आपने 10th में पढ़ा होगा, मेथेनॉल का स्ट्रक्चर है ये। तो जिसके अकॉर्डिंग आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर आपका डिफाइन हो जाता है। जैसे आप NO2 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। N डबल बॉन्ड O उसके बाद एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। अब आप N2O4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो थोड़ा सा बदल जाता है, उसका इस टाइप से स्ट्रक्चर हो जाता है। अभी ये केमिकल बॉन्डिंग हम देश दुनिया भर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो अभी ऐसे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आपका जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उस हिसाब से स्ट्रक्चर बदल जाता है, बस वो पॉसिबल होना चाहिए मॉलिक्यूलर कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है लिखिए बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये इग्निशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बर्निंग मत लिखिए, थोड़ा सा देसी भाषा में बताया। अब लिखिए इग्निशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इग्निशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जैसे आपके पास सपोज एक कंपाउंड है मीथेन, इसको आप O2 की प्रेजेंस में बर्न कीजिए। तो बेटा जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर बर्न करते हो, ठीक है, तो आपके पास गैस क्या बनती है? दो ही गैस पॉसिबल होती है, एक CO2 और एक H2O। या कि लिक्विड में भी पॉसिबल हो सकती है, गैस में भी पॉसिबल हो सकती है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपने 373 से ज्यादा लिया है तो ये पॉसिबल होगा। अगर टेम्परेचर आपने 373 से कम लिया है, केल्विन है ये, डिग्री सेल्सियस नहीं, तो आपका लिक्विड पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन CO2 हमेशा गैस में फॉर्म होगी, CH4 आपका मीथेन है, सबको ही पता है, O2 आपकी गैस की फॉर्म है, ये सबको पता है, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम ये चीज पढ़ेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक। अभी तो सपोज आपका CH4 है, O2 के साथ बर्न किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक होती है कंप्लीट बर्निंग, एक होती है इनकम्प्लीट बर्निंग। जब कार्बन की कंप्लीट बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, और ये आपकी कलरलेस गैस होती है। कलरलेस गैस आप देखिएगा गाड़ी अगर चलती है, एफिशिएंट अगर गाड़ी है, ठीक है, तो जो CO2 निकलता है वो आपका दिखता नहीं है उसमें बर्निंग के बाद में। जैसे आपका CNG वाली गैसेस होती हैं या LPG वाले जो होते हैं, या फिर जो घर पे हम यूज करते हैं, वो आपका घर पे LPG में क्या होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, और जो CNG होती है वो मीथेन प्लस एथेन का मिक्सचर होता है। आपको कभी भी LPG में धुआं निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है, और आपको कभी भी गाड़ी जो CNG से चल रही है उसमें भी धुआं निकलता हुआ नहीं दिखाएगा। हमें धुआं किसमें दिखता है? जब बाइक्स में, स्कूटर में जनरली, या फिर पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों में,
उनके साथ क्या होता है कि उसमें कुछ सल्फर का कंटेंट होता है। उसके अलावा क्या होता है, जब कार्बन की इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, मतलब कंप्लीट बर्न ना हो, जैसे कार्बन का सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड हो या फिर लिक्विड कोई फॉर्म है, इसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं, अगर आपसे कहा इनकम्प्लीट बर्निंग, तो दैट मींस आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। अब यही कार्बन जब आपसे कहेगा ये आपकी इनकम्प्लीट बर्निंग है, और जब आपसे कंप्लीट कहेगा बर्निंग करने के लिए, तो हम CO2 बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अपना जो बाइक आप चला रहे हैं उसका प्रॉपर टेस्टिंग किया कीजिए। या पुराने स्कूटर्स नहीं अलाउ किए जाते हैं दिल्ली वगैरह में, उसका रीजन ये है कि जो हमारा इंजन खराब होता है तो ये बर्निंग गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो जो CO2 हमारे लिए हार्मफुल नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कंसीडर करता है, लेकिन ये इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है जितना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है, ये इंसानों के लिए हार्मफुल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपसे कहेगा कंप्लीट बर्निंग, दैट मींस आप CO2 में कन्वर्ट करोगे। अगर आपसे कहेगा इनकम्प्लीट बर्निंग, तो CO में कन्वर्ट करोगे। अभी आपका मेजरली फोकस इसी पे रहेगा, इस पे नहीं रहेगा, इस पे आपके फर्दर ऑन चैप्टर में आएगा। अभी हम सिर्फ बर्निंग में रिएक्शन बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक, अब बर्निंग में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक हाइड्रोकार्बन हो सकता है जिसमें CXHY हो, या फिर एक कार्बन हाइड्रोकार्बन हो सकता है जिसमें CXHY और ऑक्सीजन हो। ये प्योर हाइड्रोकार्बन है, ये कोई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे एथेनॉल हो गया, एथेनॉल आपका बहुत अच्छा फ्यूल होता है। ठीक है, और कुछ लोगों ने शायद एक्सपेरिमेंट में किया होगा कि एथेनॉल जो दारू होता है उसको निकाल करके उसमें माचिस लगा तो बहुत बढ़िया जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ और जलता है। ठीक है, वो हम क्वालिटेटिव में करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसमें हम करेंगे कौन किसके साथ क्या बर्न होता है, मतलब कलर क्या देता है। CXHY आपके पास हाइड्रोकार्बन है, और CXHYOZ ये भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो, ठीक है, तब आपको क्या मिला, सिर्फ CO2 और H2O। इसकी एक और खासियत होती है कि अगर आप ऑक्सीजन के साथ भी बर्न करते तब भी आपको क्या मिलता है, CO2 और H2O मिलता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मैं मान ले रहा हूँ कि 373 से ज्यादा आपका टेम्परेचर है क्योंकि इग्निशन हो रहा है, तो आपको ये भी गैस मिला और H2O भी गैस के फॉर्म में मिला है। अब आपको इस जनरल फॉर्मूले के साथ ऑक्सीजन के आगे एटम बैलेंस करने हैं और CO2 और H2O को बैलेंस करना है, यानी इस रिएक्शन को बैलेंस करना है आपको। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखिए, पहले इस कंपाउंड में आते हैं। आपके पास कार्बन यहाँ पे X है, तो यहाँ पे भी कार्बन कितना होना चाहिए, एटलीस्ट X तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट X ही होगा, यानी यहाँ X कार्बन हो गया। ठीक है, अब आता है हाइड्रोजन पे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, Y, यहाँ भी Y हाइड्रोजन आपका आना चाहिए, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, Y/2। ठीक है, अब ऑक्सीजन काउंट कीजिए। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन फॉर्म हुआ, 2x, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन फॉर्म हुआ, Y/2। प्रोडक्ट में हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितना है, यहाँ कितना है 2x, यहाँ कितना है Y/2, यानी प्रोडक्ट में हमें टोटल ऑक्सीजन कितना मिला है, 2x + Y/2 के बराबर। ये क्या ऑक्सीजन की वैल्यू प्रोडक्ट से हमने निकाला। ये कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ से बैलेंस किया, रिएक्टेंट से। अब ऑक्सीजन के आगे बैलेंस करना है, तो अब हम किससे बैलेंस करें, प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है उतने ही हमारे रिएक्टेंट में होने चाहिए। ये प्लस का साइन थोड़ा भूल गए। ठीक है, सर एक बार ये बता देना Y/2 कहाँ से आया। बेटा ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 टाइम्स है ना, H2O है। हमारे पास यहाँ Y हाइड्रोजन है, यहाँ पे Y कैसे पॉसिबल होगा, यहाँ पे H2O में 2 है, तो Y/2 मोल लोगे तभी तो Y हाइड्रोजन आइटम आएंगे। ओके, ठीक है, अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। टोटल ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2x + Y/2। अगर ये ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, अगर O2 की मैं बात करूं, यानी हर एक में 2 ऑक्सीजन एटम है, तो यहाँ मैंने अगर 2 टाइम्स कर दिया, इस टोटल को मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एटम तो उतने ही आने चाहिए। अगर मैं ये सारे O को O2 में कन्वर्ट कर दूं, जैसे हमारे पास 4 एटम ऑक्सीजन के थे, अगर मैं कहूँ O2 के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो आप कितना बताओगे, 2, क्योंकि हर 2 ऑक्सीजन मिला के एक O2 बनाएगा। तो हर 2 ऑक्सीजन मिला के एक O2 बनाया, हमारे पास टोटल ऑक्सीजन कितने थे, 2x + Y/2।
अभी O2 कितने होंगे x प्लस वाई बाई 4, यानी आपका रिएक्शन यहाँ बैलेंस करने में क्या लिखोगे x प्लस वाई बाई 4। बेटा बैलेंसिंग में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। फिर कोई लास्ट भी वाला समझ में नहीं नंबर आया, क्या हुआ बेटा? फिर लास्ट वाला समझ में नहीं आया। लास्ट वाला समझ में नहीं आया। मान लीजिए हमारे पास 6 ऑक्सीजन एटम है, मैं पूछता हूँ O2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे इससे? 12। बेटा पटक के मारूंगा 12। जब हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, दो का पैक बनाना है तो 12 बनाओगे? 3। अच्छा 3। गर्मी में लग रहा है दिमाग गल गया है थोड़ा सा तुम लोग का, ठीक है। तो यहाँ क्या कैसे आए ये? हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन के 6 एटम थे, हमें O2 बनाना था एक पेयर 2 का, दूसरा पेयर 2 का, तीसरा पेयर 2 का, टोटल कितने पेयर पॉसिबल हो गए? 3। O2 बन गए कितने? 3। अब यहाँ ऑक्सीजन एटम कितने? 2x प्लस y बाई 2। O2 बनाओगे तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। ओके अब सर। आ गया? यस सर। चलिए, और किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? सर कंक्लूजन क्या हुआ? सर, मतलब कि बताना क्या चाहते हैं हमको, ये मतलब कि बैलेंसिंग बता रहे हैं? हाँ बेटा, हम बैलेंसिंग बता रहे हैं। जब आपसे कभी सवाल में पूछेगा ना, अभी आपके यूडियोमेट्री या कहीं क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको अगर पता रहेगा कि x प्लस वाई बाई 4 चाहिए होता है, तो बेटा टाइम बचता है। कभी कभी कुछ चीजें टाइम बचाने के लिए भी पड़ी जाती है, तो मुझे भी पता है कि आप वहाँ पे पूरा बैलेंस कर लोगे। ओके सर। ठीक है, लेकिन यहाँ टाइम बचेगा तो आप जो टफ क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आएगा उस पर टाइम ज्यादा दे पाओगे ना। पेपर तो टाइम तो फिक्स ही होगा 3 घंटे का। लास्ट वाला ये बैलेंस करके बताइए। ये O2 है, चलिए बताइए। सबसे पहले यहाँ बताइए क्या आएगा इस पॉइंट पे? एक्स। x। H2O के सामने क्या आएगा? वाई। y बाई 2। बिल्कुल ये सही दिया, y बाई 2। ठीक है, ऑक्सीजन के सामने क्या आएगा? एक्स प्लस वाई बाई 4। अच्छा, और किसी कुछ और आंसर? तो भाई बेटा, अच्छा वो तुम लोग क्लास बिल्कुल बोले x माइनस वाई बाई 4। बेटा x माइनस वाई बाई 4, टू एक्स प्लस वाई बाई 2। तुम लोग आंसर दे ही लो सब लोग। x प्लस वाई बाई 4 प्लस जेड x। अब कुछ लोग के आंसर तो कुछ ज्यादा ही अलग आ गए। x प्लस वाई बाई 4 डिवाइडेड बाई जेड। सर ये आ रहा है x प्लस वाई बाई 4 माइनस के z बाई 2। हाँ ये आंसर सही है। एक विपुल गोयल का आंसर आया है, ये इसी का आंसर बस सही है, बाकी लोग किसी का नहीं है आंसर। क्या रहता ना, देखने में आसान लग रहा है, एक में ही पसर गए सब लोग। एक्स वाई के फॉर्म में लिख दिया तो आंसर ही बिगड़ गया है।
अच्छी बात है, बढ़िया है। तुम लोग की अभी ऑफलाइन क्लास में नहीं हो तुम लोग, नहीं तो ये पूरी क्लास को मुर्गा बना के रखता। चलिए, आपको आपसे एटम नहीं काउंट हो रहे हैं, ऑक्सीजन काउंट करना है। यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ है, कितने एटम ऑक्सीजन के हैं, 2x। यहाँ ऑक्सीजन कितने एटम है, y/2। ठीक है, यानी यहाँ ऑक्सीजन कितने आने चाहिए थे, x + y/4। लेकिन ये भी तो देखो, यहाँ भी तो ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में हमें टोटल ऑक्सीजन कितने चाहिए थे, x + y/4। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास पहले से है, कितने अमाउंट में है, z अमाउंट में है। ठीक है, दैट मींस O2 की फॉर्म में अगर डिवाइड करोगे तो कितना हमें डिवाइड होगा, z/2। यानी इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, x + y/4 - z/2। बेटा स्टेट एग्जाम में सीधे सवाल पूछे जाते हैं, सीधा यही वैल्यू ही पूछ लेगा x + z के फॉर्म में। अच्छा, किसी कोई ऐसा जिसको z/2 नहीं समझ में आया कि z/2 कैसे आया, z क्यों नहीं आया? अरे बोलो बोलो, नहीं कुछ कह रहा हूँ, बताओ। पता था, मुझे पता था। तो बोलते क्यों नहीं हो? चलो देखो, हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट से, चलिए मैं लिख देता हूँ उसको ऊपर, थोड़ा अच्छा सा लिख देता हूँ। ऐसा पूछ पूछ के, पानी भी पूछ पूछ के पिलाना पड़ता है कि बेटा आया कि नहीं आया है। मतलब मैं ही बताऊं कि आपको क्या नहीं आया, क्या नहीं, क्या आ गया। चलिए x प्लस, सॉरी, प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है टोटल, 2x + y बाई। यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट में हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पता चल गया। ठीक है, हमें रिएक्टेंट में चाहिए कितना चाहिए, यहां से अगर मैंने मान लिया ये p के बराबर है, ठीक, हमें p की वैल्यू चाहिए। रिएक्टेंट में कितना आना चाहिए, टोटल 2p + z हमारे पास गिवन है। क्लियरली समझ में आया? हमें टोटल प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एटम कितने, 2x + y/2, रिएक्टेंट में कितने, z + 2p, और ये वैल्यू आपस में बराबर आनी चाहिए। अब शायद आ जाएगा आपको। ये टोटल रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन एटम है, z + 2p, क्योंकि यहाँ z एटम है, यहाँ 2 है, यहाँ मैंने p मान लिया, तो टोटल एटम कितना हो गया, 2p के बराबर। बराबर किसके होना चाहिए, जितने प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में कितने टोटल, यहाँ से 2x, यहाँ से y/2। ठीक, यानी 2p = क्या आएगा, 2x + y/2 - z, यानी p की वैल्यू क्या आएगी, x + y/4 - z/2। चलिए एक सवाल पूछता हूँ आप लोग सब लोगों से, केमिस्ट्री का सवाल नहीं है, एक बड़े बुजुर्गों वाला सवाल है। ठीक है, सवाल सुनिएगा और कल आंसर बताइएगा इसका। ठीक है, हमारे पास इधर आपके एक चिड़िया उड़ रही थी। सवाल ध्यान सुनिएगा, इधर कुछ एक चिड़िया उड़ रही थी, इनकी एक लीडर थी, ये आगे वाली लीडर है, दूसरी तरफ कुछ चिड़िया उड़ रही है, इसकी भी एक लीडर है हमारे पास। ठीक है, अब दोनों चिड़िया डील क्या करती है, पहली वाली बोलती है दूसरी वाले से, तुम अपनी एक चिड़िया दे दो, मैं तुम्हारी डबल हो जाऊंगी। मतलब इसने क्या कहा कि तुम मुझे अपनी एक चिड़िया दे दो, मैं तुम्हारा डबल हो जाऊंगी। और दूसरी वाली क्या कहती है, काम करो तुम अपने में से एक दे दो, मैं तुम्हारे इक्वल हो जाऊंगी। दोनों ने एक ही एक मांगा है। अब आपको बताना इधर कितने नंबर ऑफ चिड़िया, इधर कितने नंबर ऑफ चिड़िया, लीडर मिला के। सवाल नहीं समझ में आएगा तो रिकॉर्डिंग मांग के सुन लेना दोबारा। ठीक है, इधर कुछ चिड़िया, उधर भी कुछ चिड़िया है। ठीक है, इसकी लीडर कहती है एक मुझे तुम अपना दे दो, मैं तुम्हारे डबल हो जाऊं। इधर वाली कहती है तुम मुझे एक अपना दे दो, मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊं। कल आंसर बताना सब लोग, तुम लोग को इक्वेशन लिखना मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ 3-2 3-2, गधे हो तुम। कल आंसर बताना 3-2, कल चेक करूंगा, कल डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए चलिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।